हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम बातचीत करने वाले हैं वो लेखपाल के स्टैटिक जीके को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं लेखपाल में 8,085 भर्ती जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आई हुई हैं और उत्तर प्रदेश की इन भर्तियों के अंदर जीएस का एक सेक्शन पूरे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन्हीं 25 क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और दोस्तों, केवल क्वेश्चन ही नहीं, उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, हर एक जुड़ा हुआ पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखेगा आपकी नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए, वो सारी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये क्या है? टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल पर कुछ मैंने क्या डाली हैं, क्विज डाली हैं जो कि बच्चों को अटेम्प्ट करनी थी। और अटेम्प्टेड क्विज यहाँ पर दी गई हैं जो क्वेश्चन में, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करी हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा वो वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है उनके लिए ये वीडियो इसलिए किफ़ायती होने वाला है, फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उनसे जुड़ी एक्सप्लेनेशन, अगर उनका डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, उनसे जुड़ी एक्सप्लेनेशन सीखने को मिल जाएगी, उनसे जुड़ा और क्या क्या एग्जामिनर पॉइंट रख सकता है वो उन्हें देखने को मिल जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए शुरू करेंगे पहले ही सवाल से। पहले सवाल में आपसे पूछा है, देखो क्वेश्चन का सवाल का जो नाम है वो यहाँ क्या रखा गया है, टारगेट लेखपाल। क्या रखा गया बच्चा? टारगेट लेखपाल। और सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है। सवाल पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश का दूसरा विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरदोई जिला का संडीला। देखो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हरदोई जिला का संडीला। अब 39% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो देखिए आप। 61 क्वेश्चन, मतलब 61 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 61 में से 39% बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं। बाकी 25% ने कानपुर लगाया है, 16% ने आगरा लगाया है और 20% ने लखनऊ लगाया है। अब आप किस परसेंटेज में आ रहे हैं ये आप खुद जानते होंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन बच्चा, यहाँ पर मैं अब इनसे जुड़ी हुई बातचीत करूंगा, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम पर तो आपने केवल इतना देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो के अंदर क्या क्या सीखेंगे कि इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे बच्चे, 25 क्वेश्चन हम लेंगे और 25 क्वेश्चन बिल्कुल धुआंधार होने वाले हैं। बिल्कुल कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, क्योंकि तुम लोगों को एक एक बात नोट भी करते चलनी है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल इतनी क्वालिटी वाली होने वाली हैं कि आपको वो नोट करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगी ही देंगी। अब देखो, इसने पूछा है कि दूसरा विज्ञान पार्क। बेटा, इसने क्या पूछा है? दूसरा विज्ञान पार्क पूछा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मेरे बच्चे, अगर ये पहला विज्ञान पार्क पूछ लेता तो पहला विज्ञान पार्क भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो पहला विज्ञान पार्क किसका? विज्ञान पार्क उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है? मेरे बच्चे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला विज्ञान पार्क लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है मेरे शेर? लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखो, कानपुर जो ऑप्शन लिखा है, कानपुर में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश का चमड़े का जो उद्योग है व्यापक रूप पे कहाँ होता है? कानपुर में होता है। चमड़े का उद्योग कहाँ होता है मेरे बच्चे? कानपुर में होता है। ठीक है, ध्यान रखें। जो कानपुर शहर है वो किस लिए जाना जाता है? चमड़े के उत्पादन के लिए जाना जाता है और बहुत बड़ा व्यापक उद्योग यहाँ पर होता है। ठीक। अच्छा, कानपुर के एक बारे में आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जानते हैं क्या? कानपुर जो लिखा है, अगर हम इसको तोड़कर देखें तो कहा जाता है कि कानपुर कान्हापुर से बना है। किससे बना है? कान्हापुर से बना है। अब कान्हापुर समझ रहे हैं? कान्हा का मतलब है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, पुर का मतलब बसाया गया नगर। तो कृष्ण के द्वारा बसाया गया नगर कान्हापुर कहलाता है। ये बात याद रखना। और दूसरा मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है कि कर्ण के द्वारा। कर्ण का मतलब भी क्या है? अरे कर्ण क्या है? कान ही तो है ना, कान को ही तो कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण के द्वारा बसाया गया नगर भी क्या कहलाता है? कानपुर कहलाता है। ये बात आप
नहीं जानते होंगे, 100% श्योर मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज़ को याद कर लेना। पूछ लिया अगर उसने कि कानपुर को और किस नाम से, ये प्राचीन नाम कानपुर का क्या है, या फिर कानपुर का कह सकते हो कि उद्भव नाम क्या है। उद्भव का मतलब होता है जिससे इसका विकास हुआ है, जिससे इस नाम का उत्पन्न होना, या जिससे ये नाम जो है विकास में आया है। तो उद्भव नाम क्या है, तो बेटा कान्हापुर या कर्णपुर है। ध्यान रखें, कान्हापुर या कर्णपुर है। अच्छा, बात लखनऊ की यहाँ पर करी है, तो लखनऊ में आप जानते होंगे बेहतरीन ढंग से कि एग्रो पार्क भी स्थित है। क्या स्थित है बच्चा? एग्रो पार्क भी स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। और एग्रो पार्क और कहाँ कहाँ है, तो मेरे शेर ध्यान रखेंगे, वाराणसी में, बाराबंकी में, वाराणसी में, बाराबंकी में और शाहजहांपुर में। तीन नाम याद रखने, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहांपुर। यहाँ पर क्या है बेटे? यहाँ पर है एग्रो पार्क। और लखनऊ में तो है ही है ना? लखनऊ में तो है ही है। चलिए आगे देखते हैं, शाहजहांपुर आगे देखते हैं। अच्छा, आगरा, आगरा में क्या है? ताजमहल है, सभी जानते हैं इसके बारे में तो, है ना? आगरा के में क्या है? ताजमहल है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए, बुद्ध थीम पार्क, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। बुद्ध थीम पार्क कहाँ स्थित है और उत्तर प्रदेश में है? मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश में बुद्ध थीम पार्क कहाँ स्थित है, फटाफट से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है कि टारगेट लेखपाल 2 भारत के राज्यों में व्यापक सुगमता यानी कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के मामले में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? तो बेटा ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। 53% लोगों ने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। 53%, 55 में से 53% लोगों ने सही आंसर दिया है। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल के, 111 ही सब्सक्राइबर हैं ज्ञानविद अरुण चैनल के। और बाकी आप लोग भी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपको भी इसमें क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा इस क्विज को अटेम्प्ट करने का, ठीक है? तो हमें सब्सक्राइबर की बहुत बड़ी नीड है, ऐसा आप ना सोचें। बस आप ये सोचें कि आपको इन क्वेश्चंस से कितना फ़ायदा मिल रहा है, और इस सोच के साथ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है बच्चे? अब देखें, इसने कहा कि दूसरा स्थान है किसमें? व्यापक या व्यापार में सुगमता के मामले में भारत के अंदर। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि बताइए पहला स्थान किसका है? तो मेरे से ध्यान रखेंगे, पहला स्थान किसका है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का पहला स्थान है किस मामले में? ईज ऑफ बिजनेस डूइंग मामले में, व्यापार की सुगमता मामले में। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो पिछले वर्ष की तुलना में उछल कर आया है, उछाल आई है। और कितने स्थान की? तो पूरे पूरे 10 स्थान की, या 10 नंबर की उछाल आई है। समझ रहे हो? 10 स्थान की उछाल आई है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, ठीक? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं मेरे शेर। अगला सवाल पूछा है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत ही प्यारा सवाल है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखते हैं कितने लोगों ने सही लगाया है इस क्वेश्चन का आंसर। 42% लोगों ने लखनऊ लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। और मैं आपको बता दूं कि 42% जो लखनऊ कह रहे हैं, मैं 100% श्योर तो नहीं, लेकिन गारंटी के साथ इतना कह सकता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री की स्पेशल क्लास आपको पढ़ाई गई थी जिसमें खिलाफत आंदोलन पूरे अच्छी तरीके से बताया गया था। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि खिलाफत आंदोलन है क्या। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में या पूरे विश्व में जो पहला वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो कब शुरू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1914 में शुरू हुआ था। और इसी दौरान जब 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसी दौरान ब्रिटिश ने क्या किया? ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया था तुर्क में। कहाँ पर? तुर्क में। तो ब्रिटिश ने ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया था, जो कहाँ पर था? तुर्क में था। और जब तुर्क में आक्रमण किया तो वहीं पर हुआ करते थे मुस्लिमों के खलीफा। आप जानते हैं ना खलीफा के बारे में? मुस्लिमों के धार्मिक प्रथम गुरु माने जाते थे खलीफा, और वहाँ पर खलीफा हुआ करते थे जो तुर्क में रहा करते थे उस समय। तो जब ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और भारत के जो मुस्लिम थे ये बिल्कुल सपोर्ट में रहा करते थे, अधिकांश था मुस्लिम सपोर्ट में रहा करते थे ब्रिटिश के। लेकिन जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य पर
आक्रमण किया ब्रिटिश ने और तुर्की पद पर हाथ डालने की, तुर्की में खलीफा पद पर हाथ डालने का प्रयास किया, तभी भारत के मुस्लिम ब्रिटिश से क्या हो गए, नाराज हो गए। तभी क्या हो गए, ब्रिटिश से नाराज हो गए। और नाराज होने के मेरे बाद, बच्चे ध्यान रखेंगे, नाराज होने के बाद 1990 में यानी कि 1919 में सैयद नहीं, शौकत अली, क्या नाम है, शौकत अली नाम है, और शौकत अली ब्रदर्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। शौकत अली नाम है, अली ब्रदर्स, अली बंधु भी इनको कहा जाता है। तो अली बंधु क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो भाई थे, एक शौकत अली थे और एक क्या थे आपके, मौलाना मोहम्मद अली। एक थे मौलाना मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने मिलकर शुरुआत की थी किसकी, खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी 1919 में, कहाँ से, लखनऊ से शुरुआत की थी। इस बात को आप याद रखिएगा। शौकत अली एक जमींदार हुआ करते थे और इन्हीं के दरबार में इसकी पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। और एक बात ये भी याद रखेंगे आप कि खिलाफत आंदोलन समिति का भी गठन किया गया था, किसके लिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा है कि भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एजरा कप किससे संबंधित है। बेटा भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है एजरा कप, किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पोलो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 42% यहाँ भी सही जा रहे हैं। ओवरऑल अभी तक 42-40% लोग सही चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रतिवर्ष आयोजित होता है एजरा कप, और मैं आपको बता दूं ये जो एजरा कप है पोलो से संबंधित है। तो पोलो कौन सा गेम होता है, तो आपने देखा होगा कि घोड़े पर बैठकर स्टिक से गेंद को मारना, ठीक है, घोड़े पर बैठकर स्टिक से गेंद को मारना, यही पोलो गेम कहलाता है ना। घुड़सवारी करके स्टिक से गेंद से खेलना, स्टिक और गेंद से खेलना, तो वो क्या है, पोलो गेम कहलाता है। अच्छा, इतिहास में एक सुल्तान की मृत्यु हुई थी, किससे, पोलो गेम खेलते हुए, पोलो खेल खेलते हुए। तो वो कौन था, कमेंट करके जल्दी से बता देंगे, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बता देंगे कि वो कौन था। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो पोलो गेम है इसकी थोड़ी सी बात करें, इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछ सकता है। भैया नोट करते चलना, तुम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, नोट करते चलना, क्योंकि ये तुम्हारे काम की है, मेरे ही काम की नहीं, केवल तुम्हारे काम की है ये। तो ध्यान रखना, 1880 में शुरुआत हुई थी किसकी, पोलो खेल की। पोलो खेल की शुरुआत कब हुई है बच्चे, 1880 में हुई है, और कलकत्ता क्लब के द्वारा शुरुआत की गई थी। किस क्लब के द्वारा, कलकत्ता क्लब के द्वारा शुरुआत की गई थी। एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि 1996 के आसपास की बात है, पोलो जो गेम है ये लगभग लगभग समाप्त हो चुका था, या इसकी जो लोगों के अंदर इच्छाएं हुआ करती थी वो समाप्त हो चुकी थी। लेकिन 2006 में पूरे पूरे 10 साल के बाद, या लगभग 10 सालों के बाद, 2006 से इस खेल को पुनः जीवित किया गया था। और आपसे पूछेगा कि बताइए पोलो खेल को भारत में पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है। तो बच्चे नाम याद रखेंगे, केशव बांगरू। क्या नाम है बेटा, केशव बांगरू। उस समय ये अध्यक्ष हुआ करते थे कलकत्ता क्लब के। तो केशव बांगरू ने दोबारा से इसको जीवित किया था, पुनर्जीवित किया था, आप कह सकते हैं। चले मेरे से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टारगेट लेखपाल 5 कहता है सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। मेरे शेर, आपसे पूछा है सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। देखिए कितने बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, 41% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। सर्वसम्मति से चुने गए हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। मतलब सर्वसम्मति का यह है कि भैया सभी लोगों ने क्या किया है, वोट किया है। सभी लोगों ने क्या किया है, वोट किया है, किनके लिए, नीलम संजीव रेड्डी के लिए। अच्छा, कब चुने गए थे, तो बेटा ध्यान रखेंगे 1977 में, 1977 में चुने गए थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है बच्चे, 1977 में चुने गए थे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद हम बात करें अगर बाबू राजेंद्र प्रसाद की, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद की
बाबू राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये तो आप जानते ही हैं बेहतर तरीके से। और ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई राष्ट्रपति रहा है तो वो कौन है? बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे हैं कौन? बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि टारगेट लेखपाल 6 में सूर्य की सबसे पहली या बाहरी परत किस नाम से जानी जाती है? सूर्य की सबसे पहली या बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे याद रखेंगे, उसको जाना जाता है कोरोना के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोरोना क्या है? बाहरी परत है, तो आपको थोड़ा-सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कोरोना से कितना तापमान निकलता है। तो बेटा ध्यान रखिए, 1 विलियन, बिलियन नहीं सॉरी, मिलियन, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो किससे उत्सर्जित होता है? तो कोरोना लेयर से ही होता है, सूर्य की। ठीक है? कोरोना लेयर के बाद आती है फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के बाद आती है क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर के लास्ट में आती है, या लास्ट में नहीं कहेंगे इसको, केंद्र में कहेंगे। सूर्य के केंद्र में कौन सी अ, सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो कोर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है? कोर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। तो इसका जो केंद्र है, जो इसका सेंट्रल वाला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? ये कोर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चा? ये कोर कहलाएगा। और ये जो बिल्कुल बाहरी वाला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? ये कोरोना कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कोरोना कहलाएगा। और कोरोना के तुरंत बाद ही क्या है? फोटोस्फेयर है। और फोटोस्फेयर के तुरंत बाद क्या है? क्रोमोस्फेयर है। समझ में आ गई बात? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक पठार से उत्पन्न होने की बात चल रही है, और ऑप्शन है सोन, बेतवा, जोहिला, नर्मदा। तो बेटा यहाँ पर याद रखेंगे, बेतवा नदी ऐसी है जो किससे निकलती है? अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। नहीं निकलती पूछे ना, नहीं निकलती है। तो कौन कौन सी निकलती होंगी? तो भैया जाहिर सी बात है, सोन नदी निकलती होगी। कौन सी? सोन नदी निकलती होगी। उसके बाद कौन सी निकलती होगी? जोहिला निकलती होगी, नर्मदा भी निकलती होगी। लेकिन बेतवा नदी ऐसी है जो कहाँ से उत्पन्न नहीं होती है? अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है। अब बेटा पूछेंगे आपसे कि बताइए बेतवा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है या कहाँ से निकलती है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो बच्चा ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है झिरी गांव। क्या नाम है बच्चा? झिरी गांव नाम है। और झिरी गांव में एक विंध्य रेंज है। भाई विंध्य रेंज के अंदर ही गांव है, वैसे तो ऐसे नहीं कह सकते हम कि झिरी गांव के अंदर विंध्य रेंज है, ना ना ना, विंध्य श्रेणी के अंदर ही गांव पड़ता है। तो विंध्य श्रेणी में अरे भैया विंध्य श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना, जाहिर सी बात है। तो विंध्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बहती हुई एक नदी निकलती है। और ये जो नदी निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश के झिरी गांव से निकल रही है। विंध्य श्रेणी के अंदर ये झिरी गांव है। और ये बहती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में बहती है। अब देखो ये है क्या? उत्तर प्रदेश। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है क्या? उत्तर प्रदेश। और ये क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बीच में ये नदी है, कौन सी? बेतवा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है बच्चा? बेतवा नदी है। अब दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि आपसे अगर पूछ ले कि सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, सोन नदी के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, सोन नदी के बारे में अगर हम आपको बताएं, अच्छा गंगा का नाम तो आपने सुना है ना, गंगा नदी का नाम तो आपने सुना है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपसे क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। और यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो सोन है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? दूसरी कौन सी है? तो सोन है। सोन, ये जो लिखा है ये वाला, ठीक, दूसरी सहायक नदी कौन सी है? सोन है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जोहिला के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो वेतवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब जोहिला जो नदी है इसके बारे में थोड़ी सी बात करके अगर देखें हम, तो सोन की सहायक नदी है कौन सी? जोहिला नदी। सोन की सहायक नदी है कौन सी? जोहिला नदी। और नर्मदा की बात करें तो नर्मदा के बारे में तो अधिकांश लोग जानते होंगे, ये भारत के अंदर एक सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो
पश्चिम की ओर बहती है। किधर की ओर बहती है बच्चे? पश्चिम की ओर बहती है, भारत के पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और निकलती कहाँ से है ये? तो ये निकलती है आपके सतपुड़ा और विंध्य पर्वत जिस स्थान पर मिलते हैं मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत जिस स्थान पर मिलते हैं उसी स्थान से निकलती है कौन सी नदी? तो उस स्थान से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी निकलने के बाद ये सबसे पहले कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी ये? जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये जाती है गुजरात। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों से गुजरने के बाद ये गिरती है किसमें? अरब सागर में। ये किस सागर में गिरती है बेटा? अरब सागर में गिरती है। बोलो, बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वो स्पीड कम करके वीडियो को देख सकता है, और कम लग रही हो तो ज़्यादा करके देख सकता है। दोनों ही ऑप्शन होते हैं यूट्यूब में, सभी माहिर हो तुम लोग, है ना। क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बेटा टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? और मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर अधिकांश लोगों ने सही दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। हाँ जी, देखिए 62% लोगों ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल मेरा आइडिया ठीक था कि सही जो ज़्यादा प्रतिशत है वो सही का होगा। किस क्वेश्चन में? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, इस क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं था इसका, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चे के देखो ध्यान रखना मेरी इस बात को, कि जो भी एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम में लगभग लगभग 50% सवाल, लगभग लगभग 50% सवाल ऐसे होते हैं जिनको एवरेज बच्चा भी अटेम्प्ट कर पाता है, ठीक है। एवरेज बच्चा भी अटेम्प्ट कर पाता है। फिर 50 प्लस क्वेश्चन, जो 50% के बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे कंपटीशन की वैल्यू बनती है, ठीक है। जिनसे कंपटीशन निकल के आता है, जिनसे छटते हैं बच्चे, वो होता है 50% से प्लस वाले क्वेश्चन। इतनी बात तो सभी जानते होंगे। चले बच्चे, अब यहाँ पर देखो मैसूर का राजा था। अच्छा, ये जो टीपू है इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम याद रखना बेटा, हैदर। क्या नाम है बेटा? हैदर नाम है इसके पिता का। और एक बात ये भी याद रखना कि टीपू सुल्तान कब से कब तक मैसूर का शासक रहा? तो टीपू सुल्तान रहा था 1782 से 1782 से 1799 तक, 1799 तक। अच्छा, आपने एक नाम सुना है जो कमांडर इफ इन चीफ हुआ करता था, किन लोगों का? फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसी का कमांडर इन चीफ हुआ करता था जिसका नाम है बोनापार्टा। पूरा नाम अगर मैं कहूँ तो नेपोलियन बोनापार्टा। क्या नाम है बच्चे? नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा ने टीपू सुल्तान से प्रभावित होकर इससे संधि करने को राजी हुआ था। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्टा टीपू सुल्तान से संधि करने के लिए राजी हुआ था। और क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए नेपोलियन बोनापार्टा और टीपू सुल्तान के बीच में कहाँ की या कौन सी संधि हुई थी? तो नाम याद रखेंगे, सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम संधि का नाम है। और ये सेरिंगपट्टनम ही राजधानी हुआ करती थी किसकी? मैसूर की। ये मैसूर की राजधानी थी। संधि हुई थी कब? 1792 में। तुम लोग नोट कर रहे हो ना इस बात को? अरे नोट करते चलो भैया, तुम्हारे ही काम की सारी बातें हैं, ठीक है। तो सेरिंगपट्टम, और ये भी याद रखना कि 1799 में सेरिंगपट्टम की ही रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी किसकी? टीपू सुल्तान की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है मुझे अभी दिखाई देगी एकदम से, कि ये किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है। किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं बेटा, ये मीटर प्रति सेकंड है। इसके को हटा देते हैं, मीटर प्रति सेकंड आपसे पूछा जा रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और चलो मैं दूसरा क्वेश्चन भी अभी बना देता हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा अगर पूछता तो किलोमीटर प्रति घंटा पूछता, ना कि प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा और किलोमीटर प्रति सेकंड कितना होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 गुणा 10 की घात 8। ये क्वेश्चन 68% लोगों ने सही किया है, अच्छा सवाल था। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, वो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटे में मेरे बच्चे याद रखेंगे 3 गुणा 10 की घात 5 पावर होती है, ठीक है। 10 की घात 5 होती है, 3 गुणा 10 की घात 5
किलोमीटर प्रति घंटा होती है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर पावर लिखा हुआ है, कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 × 10⁵ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अरे 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 3 जीरो मतलब 10⁻³ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और 10⁻³ कम होगा किस में से? 10⁸ में से। तो जाहिर सी बात है कितना बचेगा? 10⁻5 बचेगा। कितना बचेगा? 10⁻5 बचेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हरिप्रसाद चौरसिया के साथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चा कौन सा उपकरण? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है। आंसर बता देते हैं पहले। क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो, जल्दीबाजी में गलत कर दे बैठे। बांसुरी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बांसुरी इस क्वेश्चन का आंसर है। गलती से मिस्टेक हो गई, चलिए कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? बांसुरी है। मैं गलती से मिस्टेक कर बैठा। सितार वादक तो कौन है? अरे सितार वादक का नाम तो बड़ा प्रसिद्ध है बेटा। सितार वादक कौन है तुम लोग नहीं जानते? शहनाई वादक, सरोद वादक, ये तीनों ही बड़े प्रसिद्ध हैं। और ये जो चौरसिया हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, बांसुरी से रिलेटेड हैं। और सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर है ना। पंडित रविशंकर का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। पंडित रविशंकर है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पंडित रविशंकर किसका? सितार वादक का। और शहनाई वादक के कौन है? तो शहनाई वादक तो तुम्हें पता ही है कौन है। हुसैन अहमद खां। कौन है? हुसैन अहमद खां। और अगर बात करें हम किसकी? सरोद वादक, तो सरोद वादक कौन है? बड़े प्रसिद्ध हैं ये भी, अमजद अली खान। क्या नाम है बेटा? अमजद अली खान। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, तीनों नहीं इनफैक्ट चारों याद रखने हैं। कौन सा वाला भी? बांसुरी वाला भी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा, देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है टारगेट लेखपाल। देखो टीएल का मतलब है टारगेट लेखपाल। और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? क्वेश्चन यह है कौन सा गीत गाया जाता है वर्षा ऋतु के महीने में? तो ध्यान रखेंगे वो गीत है कजरी। ठीक है, देखते हैं 24% लोगों ने ही सही आंसर किया। बाकी अरे रसिया लगाए बैठे हैं। रसिया, रसिया कैसे हो जाएगा भैया? रसिया तो आपका रामनवमी के टाइम पर गाया जाता है। रसिया 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 जो है ये रामनवमी के टाइम पर तो चेती गाया जाता है। कैसे तुम गलत बता रहे हो? और दो चीज़ें तुम गलत कर रहे हो। कैसे कर रहे हो अरुण भैया? चेती जो है ये रामनवमी के टाइम है। रामनवमी के टाइम पर है। नवमी जो होती है ना वो, तो रामनवमी के टाइम पर होता है चैती। लेकिन रसिया की बात करें तो ये होता है आपका ब्रज क्षेत्र में। हाँ ठीक है, ब्रज क्षेत्र में होता है। ये कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। और कजरी जो है ये कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में ही। ये वर्षा ऋतु के टाइम पर गाया जाता है, वर्षा ऋतु के टाइम पर। और ध्यान रखना कि कजरी के अंदर होता क्या है। इस गीत को अधिकांशतः कौन गाती हैं? महिलाएं गाती हैं। और महिलाएं क्यों गाती हैं तो वो आप समझिएगा। बादल के बारे में तो सभी जानते हैं, है ना। तो कजरी जो है वो बादल को समर्पित गीत है। किसको? बादलों को। किसको समर्पित गीत है? बादलों को समर्पित गीत है। कजरी किसको समर्पित गीत है बच्चा? बादलों को समर्पित गीत है। और बादलों को समर्पित गीत क्यों है? जब बारिश नहीं होती है तो महिलाएं गीत गाकर बादलों को मनाने का काम करती हैं जिससे बारिश हो जाए। ठीक है, वर्षा ऋतु में। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होने लगती है फिर कजरी गाया जाता है। हाँ जी, फिर कजरी गाया जाता है। अब क्या होती हैं? बादलों को फिर से मनाती हैं कि अब रुक जाओ, अब बहुत बरस गए। देखो ये बादलों में कहती क्या है? गीत में थोड़ी सी 2-4 लाइनें हैं, मैं बता देता हूँ। बस इतना बताऊंगा कि कैसे कैसे उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसमें कहा जाता है तुम कभी पोछड़ करते हो। पोछड़ मतलब न्यूट्रिशन देते हो। कभी तुम विनाश करते हो। कभी तुम क्या करते हो? विनाश करते हो। कभी तुम पोषण करते हो, कभी तुम विनाश करते हो। तुम ही जीवन लाते हो और तुम ही मृत्यु लाते हो। तुम ही क्या लाते हो? मृत्यु लाते हो। तो पोषण का मतलब जीवन से है, विनाश का मतलब मृत्यु से है। तो कभी तुम विनाश करते हो, कभी तुम पोषण लाते हो। कम वर्षा हो रही है यानी कि नॉर्मल वर्षा हो रही है किसके लिए? खेती के लिए, तो पोषण आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ज़्यादा वर्षा होगी खेती के हिसाब से तो विनाश होगा। तो जीवन भी तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर है। तो अब तुम रुक जाओ, अब मत बरसो। ठीक है, कजरी में रूपांकन किसका किया जाता है? तो बच्चा नाम याद रखेंगे, कृष्ण राधा, या कह सकते हैं राधा कृष्ण, है ना। तो राधा कृष्ण का रूपांकन किया जाता है किसमें?
कजरी में। बात समझ में आई? राधा कृष्ण का रूपांकन किया जाता है किसमें? कजरी में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन अगला जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? भैया इस क्वेश्चन को तो अधिकांश लोग जानते होंगे। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी पुस्तक है? तो बेटा याद रखेंगे, महात्मा गांधी की पुस्तक है। 46% लोगों ने सही जवाब दिया है। महात्मा गांधी की पुस्तक है कौन सी? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। महात्मा गांधी ने इस किताब के अंदर अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी दी है। और ध्यान रखें ऑटोबायोग्राफी क्या है, मतलब आत्मकथा लिखी है। अब कब की लिखी है ये भी याद रखो, तो 1921 से पहले के पीरियड की, ठीक है, 1921 से पहले के पीरियड की आत्मकथा दी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी की इस पुस्तक को, ध्यान रखें, महात्मा गांधी की इस पुस्तक को टॉप 100 पुस्तकों में शामिल किया गया है। जी हाँ, किस मामले में वो समझ लो। ग्लोबल रूप पे, ग्लोबल रूप पर, ग्लोबल का मतलब समझ रहे हैं, वैश्विक, वैश्विक स्तर पर, किसमें? वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में, आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में टॉप 100 पुस्तकों में से एक पुस्तक मानी गई है कौन सी? किसकी? महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अच्छा, अगर इस आपसे पूछ लें कि बताइए इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है या किस में किया गया है, तो प्रकाशन आप किस पत्रिका का नाम आपसे पूछेंगे, तो पत्रिका का नाम आप याद रखेंगे। प्रकाशन किस में किया गया है? नवजीवन पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया है। नवजीवन पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया है। चलो अच्छा, ये बताओ वीडियो तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करके जल्दी बता दो, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रॉफिटफुल हैं? अगर हैं तो कमेंट में बता दो, नहीं है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हैं तो भैया इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। लेखपाल का तुम्हारा जो एग्जाम है ना, 25 क्वेश्चन में से, जीएस के 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हूबहू इसी पैटर्न पे मिलने वाले हैं। 20 क्वेश्चन मतलब 25 के 25 मिलेंगे इसी पैटर्न पर, लेकिन 20 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओगे अगर स्टैटिक जीके की ये प्रतिदिन की वीडियो देख ली, ठीक है। मतलब ये वीडियो आपके लिए कंटिन्यूसली आएंगी, उसकी टेंशन मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि महानयान या ग्रेटर व्हील के संस्थापक कौन है? तो ग्रेटर व्हील या महानयान के संस्थापक कौन है बेटा? नागार्जुन है। 65% लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो नागार्जुन क्या है? महानयान के या फिर ग्रेटर व्हील के क्या हैं? संस्थापक हैं। उसके बाद अच्छे तुम लोग जानते हो ना कितने यान हैं इसमें? गौतम बुद्ध का धर्म है जिसके अंदर ये महानयान है, और गौतम बुद्ध के इस धर्म में कितने यान हैं? तो मैं आपसे अगर पूछूं तो बेटा याद रखेंगे 3 यान हैं। कौन कौन से हैं? एक तो महानयान हो गया, एक होता है वज्रयान, एक होता है वज्रयान, और तीसरा होता है हीनयान। तीसरा कौन सा यान है? हीनयान है। अब आपसे पूछा जाए अगर कि हीनयान की स्थापना किसने की है, तो बेटा नाम याद रखेंगे, हीनयान की स्थापना की है किसने? अशोक ने। उसके बाद ये सारिपुत्र और आनंद कौन है? तो सारिपुत्र और आनंद प्रिय 10 शिष्यों में से एक हैं। 10 शिष्यों में से, मतलब एक कहें या दो कहें, अब तो दो हैं ना, सारिपुत्र और आनंद अलग अलग दो हैं, तो दो हैं, ठीक। 10 शिष्यों में से दो हैं, कौन? सारिपुत्र और आनंद, किसके? गौतम बुद्ध के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके बीच में? अकबर के बीच में, है ना, अकबर के बीच में। और हल्दी घाटी के इस युद्ध में, हल्दी घाटी के इस युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में, अरे किसके बीच में? अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में, जाहिर सी बात है। तो अकबर के साथ जो लड़ रहा था सेनापति, उसका नाम क्या है? तो अरे मैंने ये क्यों ले लिया, इसको हटाते हैं, ठीक है। कौन है इसका नाम? क्या है इसका नाम बेटा? मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, देखते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। 72% लोगों ने आंसर दिया है। क्वेश्चन का आसान था और मैंने पढ़ा भी रखा है, कई कई बार आपको क्लास में बताया है। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? मुझे बताओ जल्दी फटाफट से, कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 में हुआ था कि नहीं हुआ था? लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? बताओ। अच्छा, हल्दी घाटी कहाँ पर है बच्चा? तो याद रखेंगे राजस्थान के अंदर एक गोमुंदा है। क्या है? गोमुंदा। और गोमुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा, गोमुंदा नहीं, गोगुंदा। तो गोगुंदा में एक घाटी पड़ती है जिसको कहते हैं हम हल्दी घाटी। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी। एक दर्रा है, वैसे तो सरकरा दर्रा है, मतलब पतला से दर्रा है, तो उसी स्थान को कहा जाता है हल्दी घाटी। चलिए
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। भैया इंद्रधनुष क्यों बनता है बताओ जल्दी फटाफट। ये बनता है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। 36% लोगों ने गलत आंसर दिया है और 28% लोगों ने सही आंसर दिया है। बाकी जो 13% 23% तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 36% मैक्सिमम लोगों ने इतना गलत कैसे कर दिया, प्रकीर्णन और अपवर्तन, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंद्रधनुष क्यों बनता है? इंद्रधनुष तो आप सभी जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। और ये भी याद रखेंगे कि कब बनता है अधिकांशतः, जब बूंदें होती हैं, कहाँ पर, वातावरण में पानी की बूंदें पड़ी होती तब बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में किस मुगल बादशाह के दरबार का दौरा किया था। तो भैया उसका नाम आपको याद रखना है क्या? जहांगीर। क्या नाम याद रखना है? जहांगीर। और ये भी याद रखेंगे कि कब आया था ये, तो 1615 में आया था। कब आया था? 1615 में आया था। जहांगीर के दरबार में कौन? सर टॉमस रो। और बेटा याद रखें कि एक बार ये दिल्ली सॉरी आगरा में भी रहकर गया था। कब? 1619 में निवासी बनकर रहा था, निवासी के रूप में रहा था आगरा में। और ये याद रखेंगे कि ये किसका, तो इंग्लैंड का राजदूत था, है ना, इंग्लैंड का। और किस काल की बात है? तो एलिजाबेथन पीरियड की बात है, ये एलिजाबेथन काल की बात है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बॉक्साइट का खनिज का सर्वाधिक वितरण किस राज्य में है? तो भैया बॉक्साइट खनिज है और इसका सर्वाधिक वितरण किस राज्य में है? तो याद रखेंगे इसका सर्वाधिक वितरण किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश की ओडिशा, ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है सर्वाधिक वितरण। और ये भी याद रखें कि कितना प्रतिशत है, तो आओ तुम्हें कुछ बता देते हैं। कितना प्रतिशत है? सर्वाधिक वितरण है कहाँ पर? ओडिशा में है। और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश में। कितना प्रतिशत है? तो पूरे भारत में जितना परसेंट बनता है उसका 52%। 52% का मतलब समझ रहे हो बच्चे? 50% से 2% ज़्यादा, 2% ज़्यादा, और कम भी नहीं, ज़्यादा। तो 52% पूरे भारत में, 52% जो खनिज है, कौन सा? बॉक्साइट, वो कहाँ से मिलता है? उड़ीसा से मिलता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश से मिलता है और कुल 18% मिलता है, कुल 18% मिलता है। लेकिन अगर गुजरात से पूछ ले तो बेटा याद रखें 7% बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? गुजरात से मिलता है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है। अच्छा ओडिशा, ओडिशा एक मैग्नीज के बारे में तो आपने सुना है ना, मैग्नीज का भी क्या है? एक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मैग्नीज का भी क्या है? प्रमुख उत्पादक राज्य है। कौन सा? ओडिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है क्वेश्चन नंबर 18। अभी 25 ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 25 ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 25 क्वेश्चन ही हम लिया करेंगे हर वीडियो में, तो उसकी आप टेंशन ना लें कि कितने क्वेश्चन हैं या क्या है पता नहीं। तो बेटा नोट करते चलो, तुम्हारे बड़े काम की बातें हैं। क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने के लिए महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही किसी ने गलत किया होगा, तो इसका आंसर है के। हाँ देखो बिल्कुल वही जो मेरी सोच थी वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने किया। 70% लोगों ने आंसर के लगाया है और बहुत सही लगाया है, गलत नहीं है। ठीक है, तो विटामिन के की वजह से क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। अगर विटामिन के की कमी है, डेफिशिएंसी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? तो बेटा ये होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, कई बार इसमें लोगों की मृत्यु भी जाती है, छोटी सी चोट लगने पर खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, खून की कमी रहती है शरीर में, मौत हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्रुक्टोज बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो बेटा याद रखेंगे फ्रुक्टोज बहुलक का उदाहरण है इंसुलिन। 29% लोगों ने सही, 30% लोगों ने सेलुलोज। अबे भैया सेलुलोज बता रहे हैं, सेलुलोज तो बे, अबे नालायक को, अबे सुधर जाओ। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज पादपों में पाया जाता है, पादपों का कार्बोहाइड्रेट है, मानव हाइड्रेट है। तो फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज कैसे तुम कह रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं मेरे शेर। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहा है? प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के लेखक कौन थे? बड़ा प्रसिद्ध सवाल है, बहुत प्रसिद्ध सवाल है, बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला के प्रमुख लेखक कौन है, मतलब लेखक कौन है? प्रमुख पुस्तक है मधुशाला, तो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन की अगर पुस्तक आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, बड़ा प्यारा नाम है, अमिताभ का खजाना। क्या नाम है? अमिताभ का खजाना। इस पुस्तक का नाम क्या है? अमिताभ का खजाना, जो अमिताभ ने लिखी है। एक पुस्तक और है अमिताभ बच्चन की, वो कौन सी है?
तो एक पुस्तक और है जिसका नाम है सोल करी फॉर यू एंड मी। सोल करी, करी फॉर, करी सी लिखा है सी, ठीक है, सोल करी फॉर यू एंड मी, फॉर यू एंड मी, ठीक है, ये नाम है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की और भी पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक एक है आपकी मिलन यामिनी, मधु कलश। तो मधु कलश अगर आपसे पूछ ले तो वो भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है, अमिताभ बच्चन के पिताजी की है। और एक है मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, ठीक है। एक पुस्तक है नीली चिड़िया, नीली चिड़िया, नीली चिड़िया। तो ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं किनकी? हरिवंश राय बच्चन की। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन के बारे में एक दो बात और आपको बताएं तो याद रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल याद रखना तो है भैया, एग्जाम पास करना है तो याद तो करना पड़ेगा ना। 1935 में मधुशाला लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1935 में। और आपको बता दूं कि 1976 में, 1976 में इनको, 1976 में इनको क्या, इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान? पद्म भूषण। 1976 साफ साफ लिख देते हैं, मैंने 70 पता नहीं क्या क्या लिख दिया। 1976 में क्या मिला है इनको? पद्म भूषण सम्मान मिला है, ठीक है, पद्म भूषण सम्मान मिला है। अब इसके बाद याद रखेंगे कि 1966, पूरे पूरे 10 साल पहले, 1966 से 72 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। कौन? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। 76 से 72 तक, जानते हो ना, राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य या किसी खेल से या फिर किसी प्रतिष्ठित कार्य से आते हैं। तो 66 से 72 तक ये राज्यसभा सदस्य रहे। 76 में पद्म भूषण सम्मान इनको दिया गया था। अच्छा, महादेवी वर्मा की भी एक किताब है, कौन सी है? नीरजा है, बहुत प्रसिद्ध किताब है नीरजा, वो आपको ध्यान रखनी है। और एक और है इनकी पुस्तक यामा, यामा भी बहुत प्रसिद्ध है ना, यामा, ये वाला यामा, यमराज आते हैं, यामा। और एक गिल्लू है, गिल्लू, ये भी प्रसिद्ध है, गिल्लू, ठीक। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद की किताब तो सभी जानते हो, कौन कौन सी है? गोदान है, रंगभूमि है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं, ठीक है। रंगभूमि है, गवन है, ये किसकी किताब है बेटा? मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं। चलिए मेरे शेर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि मणि पर्वत जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मणि पर्वत किस जिले में स्थित है बेटा? अयोध्या में स्थित है। क्या? मणि पर्वत किस जिले में स्थित है? अयोध्या में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मणि पर्वत किस जिले में? तो वो क्या है? अयोध्या है बेटा, ठीक है, अयोध्या। चलिए, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं मणि पर्वत के बारे में। कहा यह जाता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी मंगाई गई थी किससे? हनुमान जी से। अब जब संजीवनी बूटी वो ढूंढने गए तो मिली नहीं, और वो किसी पर्वत पर थी, बहुत सारी वहाँ पे संजीवनी बूटियाँ थी, तो उनको जब नहीं मिली तो वो पूरा पर्वत ही उठा के लेके चल दिए। और जब पर्वत लेके जा रहे थे वो किसके लिए? संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेके जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए। तो कहा यह जाता है कि उसी का एक टुकड़ा गिरा, कहाँ? अयोध्या में। और वही जो टुकड़ा गिरा है, वही उस पर्वत का जो टुकड़ा गिरा है, वही क्या कहलाता है? वही मणि पर्वत कहलाता है। वही क्या कहलाता है बच्चे? मणि पर्वत कहलाता है। और आप याद रखेंगे इस मणि पर्वत के बारे में कि इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो बेटा याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 65 फीट ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले जाए तो 65 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। और इसके शिखर पर बहुत सारे क्या हैं? मंदिर भी हैं। किसके? मणि पर्वत पर। मणि पर्वत के शिखर पर क्या है? मंदिर भी हैं बहुत सारे। और यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है जो अशोक ने बनवाया था। बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है जो अशोक ने बनवाया था, और एक बौद्ध मठ भी यहाँ पर बना हुआ है, याद रखना इस बात को। और बेटा कहा जाता है कि 6 साल तक रहे थे कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 6 साल तक कहाँ रहे थे? मणि पर्वत पर रहे थे। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, इनका नाम है विशंबर दयाल। क्या नाम है? अरे तुमने नालायक को 46% लोगों ने लगा रखा है जस्टिस संजय मिश्रा। क्वेश्चन ध्यान से देखा करो, जस्टिस संजय मिश्रा तो वर्तमान में लोकायुक्त हैं। और कौन से नंबर के? 7वें नंबर के हैं। तुम पहले नंबर के बता रहे हो, भाई पहले नंबर के यू हैं। पहले नंबर के विशंबर दयाल हैं लोकायुक्त लोकपाल। और जस्टिस संजय मिश्र जो हैं वो 7वें नंबर के हैं और वर्तमान में हैं, अभी हैं, ठीक है, इस समय हैं।
तो जस्टिस संजय मिश्र। और उसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीडी रोम किसका एक प्रकार है। तो बेटा याद रखेंगे सीडी रोम किसका प्रकार है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। 41% लोगों ने सही जवाब दिया है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्केला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ना ना ना, स्केला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, स्केला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्केला हो जाएगा। अब 9% कह रहे हैं एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब नलाइक का ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस बात को याद रखेंगे कि एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बेटा मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, मोबाइल का। और बाकी यूनिक्स और विंडो तो ये लैपटॉप टीवी और पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो ऑपरेट करता है, जाहिर सी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था। देखो पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछे या केवल अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आपको इसका आंसर क्या देना है, सच्चिदानंद सिन्हा देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, सच्चिदानंद सिन्हा देना है। क्योंकि पहला पूछ रहा है या अस्थायी पूछ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष रहे हैं पहले, वो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। लेकिन अगर स्थायी अध्यक्ष पूछ लेता है, ये केवल पहला अध्यक्ष पूछ लेता, तो पहला स्थायी अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो वो रहे राजेंद्र प्रसाद। वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। जो भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे, पहले राष्ट्रपति, है ना। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं वो कब कब हुई हैं, तो बेटा याद रखेंगे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक जो हुई वो कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई है, 11 दिसंबर 1946 को हुई है। और तीसरी बैठक कब हुई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तीसरी बैठक। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, तो बेटा ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एक वोट भी यहाँ पर डाला गया है कि मेरे सही सवाल की संख्या कितनी है। अगर किसी के 25 हैं तो एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी बात है। किसी के 20 से 24 हैं तो वेरी गुड है। किसी के 15 से 19 है तो गुड है। किसी के 10 से 14 हैं तो एवरेज है। 5 से 9 की तो कोई कहानी है ही नहीं, और 0 से 4 वाले की तो कुछ कह ही नहीं सकते, कहानी बिल्कुल गड्ढे में। तो एवरेज स्टूडेंट के 10 से 14 ठीक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गुड स्टूडेंट के कितने, 15 से 19 हो सकते हैं। और वेरी गुड वाले के तो 20 से 24 हो सकते हैं। अब देखते हैं अपन कितने करें, अपन ने 24 करें, हाँ, तो वेरी गुड पे लगा देते हैं। अरे भैया हमने तो बना रखे हैं, तो हमें तो पता है ना कौन कौन से का आंसर क्या है, उसकी टेंशन तुम मत लो, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। बस एक गलती से गलत हो गया था ठीक है। तो 19% लोगों ने 25 सही किए हैं। अब देखो झूठ कितने कह रहे हैं, सही कितने कह रहे हैं, वो तो खुद ही वो जानते हैं। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको वो मतलब प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो को आपको मैंने सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड करा दिया है। और बेटा ये याद रखना कि ये जो क्विज है ये आपको मिलता रहेगा किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप जाके सर्च भी करेंगे ना ज्ञान विद अरुण, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज्ञान विद अरुण सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और वरना डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से लिंक पे जाओ और क्लिक करो, पहुंच जाओ सीधे ज्ञान विद अरुण चैनल पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपने वीडियो में क्वेश्चंस को देखे हैं और उसके बाद आप क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, या फिर पहले आप क्विज अटेम्प्ट करके वीडियो देखना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो पहले क्विज अटेम्प्ट करें, आप चाहें तो पहले वीडियो देखें, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन दोनों को अगर आप देखेंगे एक साथ तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक मैंने नहीं कहा है, अब मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, बाय।